cause of cancer. Cause of cancer. देखो तीन कॉज है, मेनली तीन टाइप से कॉज है, तीन कैटेगरी बनाई है, वो तीन है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये थ्री कॉज। फिजिकली से कैंसर कॉज हो सकता है, बायोलॉजिकली कैंसर कॉज हो सकता है, और केमिकल है जिससे कैंसर कॉज हो सकता है। फिजिकली कैंसर के कुछ मेन रूट्स हैं या कुछ मेन ऐसे हैं जिससे हम कैंसर कॉज कर पा रहे हैं। फिजिकली में देखना, अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक कैंगरी वर्ड आता है बेटा, इसको बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। कैंगरी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कैंगरी है क्या? ये कैंगरी एक वाटर पॉट जो हिमाचल में जो पहाड़ों की मिट्टी होती है उससे बनाया जाता है। ध्यान रखना, कैंगरी एक वाटर पॉट जो हिमाचल में सॉइल होती है उससे बनाया है। और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर अगर हम वाटर का कलेक्ट करके इसके वाटर को अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमें थ्रॉट कैंसर या ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। या ऐसा बोला जाता है कि अगर इसके अंदर वाटर को आग के ऊपर बॉईल किया जाए और उस वाटर से बॉईल करेंगे तो स्टीम रिलीज होती है, जानते हैं, क्योंकि जब पानी को गर्म करोगे तो वेपर बनेंगे, स्टीम रिलीज होगी। अगर उस स्टीम को हम इनहेल करते हैं तो लंग्स एंड थ्रॉट कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ये एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर है सर वाटर जिसके पॉट है। अंदर, हाँ ये वाटर पॉट है, कैंगरी नाम दिया गया है। आप इंटरनेट पे अगर इसका नाम डालोगे कैंगरी वाटर पॉट तो आपको दिखाई देगा। और ये हिमाचल की मिट्टी से मेनली बनाया जाता है। इसके अंदर जिस भी, अगर इसके अंदर वाटर का आप यूज कर रहे हो कंटिन्यू तो थ्रॉट एंड ओरल कैंसर होने के चांस है। और अगर वाटर को बॉईल करते हो इसके अंदर तो उससे जो स्टीम रिलीज होती है और अगर आप उसे इनहेल करते हो तो डेफिनेटली लंग्स एंड थ्रॉट कैंसर होने के चांसेस है। यानी कि इस कैंगरी से जो वाटर पॉट है इससे लंग्स एंड थ्रॉट कैंसर होने के चांसेस हैं। एंड थ्रॉट कैंसर होने के चांसेस हैं कैंगरी। इसके अलावा कुछ और फिजिकल मैथड है जो कैंसर कॉज करते हैं। पहला फिजिकल मैथड जो मैंने आपको क्लियर किया वो कैंगरी है, वाटर पॉट। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसको स्टार पॉइंट लगा लेना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। देखो इस बार वैसे ही सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है तो 100% जो अदर चैप्टर से जो क्वेश्चन आते थे वो इन्हीं चैप्टर में से अब रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा स्मोकिंग। स्मोकिंग देखो बुक में ऐसा लिखा होता है हेवीली स्मोकिंग, पर्सन हेवीली स्मोकिंग कोज लंग्स कैंसर। मतलब वो पर्सन जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको लंग्स कैंसर होने के चांसेस है।
स्मोकिंग में कौन, हम बीड़ी, सिगरेट और हुक्का, ये सब चीजें आती है एज ए स्मोकिंग के तौर पर। और हेवीली स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर। ध्यान रखना, तो यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हेवीली और लंग्स हेवीली स्मोक। इसके अलावा टबैको, च्युइंग टबैको, chewing tobacco is also cause oral cancer, mouth cancer, जिसको jagged teeth बोलते हैं। ध्यान रखना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो टबैको खाते हैं उनके जो टिप्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं और डीजनरेट होने भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप बिल्कुल उसको देखकर कहा जा सकता है कि जो टबैको का यूजेबल कर रहा है उसके टिप्स से उसकी पहचान की जा सकती है। और जो बहुत ज्यादा टबैको का यूज करता है, ठीक है, जैसे पान गुटखा के अंदर आप यूज करना है, स्मोकिंग के अंदर आपको फिजिकल सेक्टर में यूज करना है बीड़ी, सिगरेट और हुक्का, ये हम यूज कर रहे हैं। और टबैको के अंदर आपको यूज करना है पान एंड गुटखा, इसको हम माउथ, और ये हमारा ओरल कैंसर कॉज करता है। ऑरल, तो कैंगरी जो है वो भी लंग्स एंड थ्रोट कैंसर कॉज कर रहा है। स्मोकिंग जो है वो भी हमारा लंग्स एंड थ्रोट कैंसर, मेनली लंग्स कैंसर कॉज कर रहा है। टबैको में पान एंड गुटखा, ये हमारा माउथ ऑरल कैंसर कॉज कर रहा है, जिसको जैग टिप का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। जैग, ये मेनली पान गुटखा के यूज से होते हैं बेटा, जैग पे ध्यान देना। नेक्स्ट, ये कुछ फिजिकल कॉज है। कैंगरी है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, और सिगरेट है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, बीड़ी है, हुक्का है, टबैको है, पान गुटखा, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे जिनके यूज करने से हमें कैंसर कॉज होता है। अब मान लो इनके अंदर भी कोई ऐसा केमिकल है, वो केमिकल इनके खाने के बाद हमारी बॉडी में रिलीज, और वो केमिकल अगर रिस्पॉन्सिबल हो अलग से कैंसर कॉज करने, टबैको तो है ही है, इसके अलावा कुछ और चीजें, मान लो कोई ऐसे केमिकल एजेंट है जिसके खाने से कैंसर कॉज हो सकता है, वो केमिकल रिलीज हो रहा है, तो केमिकल कॉज, ना कि फिजिकल। एक्चुअली इन यूनिट्स को हम एज ए फिजिकल यूज कर रहे हैं, यूज से भी कैंसर कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल में अगर हम ध्यान दें, केमिकल कॉज ऑफ कैंसर सबसे बढ़िया है निकोटीन। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जिसका सोर्स है निकोटीना टबैकम प्लांट। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जिसका सोर्स है निकोटीना टबैकम, नोट कर लेना, ध्यान रखना, निकोटीन। तो यहाँ मैंने निकोटीन की बात की, निकोटीन से अगर कैंसर हो रहा है, टबैको से, तो निकोटीन से अगर कैंसर हो रहा है तो केमिकल फॉर्म है। निकोटीन का सोर्स है निकोटीना टबैकम, निकोटीना टबैकम, ये प्लांट निकोटीना टबैकम, इसे निकोटीन हमें मिल रहा है। और ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में जाकर कैंसर कॉज कर सकता है। ये केमिकल सिर्फ एक यही केमिकल नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे हाईली प्रोटीन रिच डाइट। अगर आप डाइट कुछ फूड खा रहे हो और उसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन है, और रोज आप फूड खा रहे हो,
तो हाईली प्रोटीन रिच डाइट कैन आल्सो कॉज कैंसर। High protein rich diet can also cause cancer. प्रोटीन rich। सर नेक्स्ट ये बेटा, निकोटीन का क्या है सर? निकोटीन क्या क्या कह रहा है? सर निकोटीन का क्या है? निकोटीन नहीं समझ आया। निकोटीन तो केमिकल है जो हमें निकोटीना टबैकम प्लांट से मिल रहा है, यानी कि जिससे टबैको मिल रहा है उसके अंदर एक केमिकल भी है जिसका नाम है निकोटीन। उस केमिकल की वजह से भी कैंसर होता है, टबैको की वजह से भी कैंसर होता है। हमने टबैको का कॉज फिजिकल में रखा है और निकोटीन जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसका कॉज हमने केमिकल के अंदर रखा। ये है। इसके अलावा हाई प्रोटीन रिच डाइट, जो भी फूड खा रहे हो, आज मान लो पिज्जा खाया, रोज खाते हो, डेली खाते हो, रूटीन में खाते हो और उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन अमाउंट, तो वो रोज का प्रोटीन अमाउंट ज्यादा होना, बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा होना, दैट आल्सो कॉज कैंसर। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट एक नेचुरल सोर्स होता है जो एज ए स्वीट टेस्ट के लिए आप यूज करते हो, जैसे शुगर, ग्लूकोज, ये सब जो होती है। एक होता है आर्टिफिशियल, है ना, सेकेराइन। जैसे आपने सुना होगा कि जो शुगर पेशेंट के केस में एक वो शुगर फ्री सर। टेबलेट, हाँ, शुगर फ्री टेबलेट्स जो आती हैं, दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। इसका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज आल्सो कॉज कैंसर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट से भी कैंसर हो सकता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का भी कंसेप्ट आ गया, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है, आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस किए गए। नेचुरल तो जो हमें मिल रहा है वो मिल ही रहा है। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट हो गई, निकोटीन हो गए, ये सब केमिकल है दैट डज रियली कॉज कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मैथड। पहला था फिजिकल, जिसमें कैंगरी, स्मोकिंग के लिए सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, टबैको में पान एंड गुटखा, केमिकल में निकोटीन बताया, प्रोटीन रिच डाइट बताया, आर्टिफिशियल स्वीटनर डाइट, इसके अलावा हाईली लिपिड डाइट, हाई फैटी एसिड, ये सब चीजें। और एक चीज लिमिट से ज्यादा होगी तो कैंसर पॉसिबल में काम। नेक्स्ट, देखो फिजिकल फैक्टर में हम एक अलग फैक्टर और बना सकते हैं, रेडिएशन का, जैसे एक्सरे, यूवी रेज। देखो रेडिएशन का एक फैक्टर अलग बना लेना, एक्सरे, यूवी रेज इज आल्सो कॉज कैंसर। कुछ रेडिएशन है जो हमारे बॉडी पे अगर आती है तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आती है, तो 100% कैंसर कॉज हो सकता है रेडिएशन में। बहुत ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी से बॉडी पे, मतलब एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी से है तो कैंसर कॉज नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से है तो कैंसर कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल मेथड आएंगे बेटा। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल देखो, बायोलॉजिकल मेथड में क्या आएगा, ध्यान से देखना। जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें हम एक वायरस की बात करेंगे। ठीक है, जिस वायरस का नाम है
ऑन्कोजेनिक वायरस, प्लीज ध्यान देना, एक वायरस को भी ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, ये ऑन्कोजेनिक वायरस के पास माना जाता है कि एक जीन है जिसको हम जंपिंग जीन बोलते हैं। प्लीज लिसन द पॉइंट, ऑन्कोजेनिक वायरस का जीन is known as jumping gene. Caution in the main exam arises from the jumping gene. Actually jumping gene है क्या? क्योंकि इस jumping gene को इसलिए बोला गया क्योंकि एक ऐसा पैथोजन जो आपकी बॉडी में किसी इंफेक्शन को कॉज करने के लिए गया है, मैंने उसको ऑन्कोजेनिक वायरस नाम दिया है। अब मैंने इसके अंदर जंपिंग जीन क्यों बोला? क्योंकि इस वायरस के पास शायद वो ऐसा जीन है जो पार्टिकुलर हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर जो एक जीन बनाया था प्रो ऑन्कोजेन, सिर्फ उसकी एक्टिवेशन कर रहा है और किसी चीज की नहीं। ओनली द एक्टिवेशन ऑफ द प्रो ऑन्कोजेनिक जीन, यानी कि प्लीज लिसन, ध्यान देना, सपोज दैट ये हमारी नॉर्मल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका डीएनए है, और मान लो ये पैथोजन एंटर हुआ तो इसने सिर्फ एक पार्टिकुलर जीन पर अटैक किया, यानी कि दिस पैथोजन इज ओनली एंड ओनली अटैक द पार्टिकुलर जीन, यानी कि जंपिंग वर्ड इसलिए यूज किया कि उस पैथोजन का जो भी जीन था, एंटीजन था, दैट जंप ऑन प्रो ऑन्कोजेनिक जीन and to activate the gene, यानी कि कुछ ऐसे एंटीजन हैं जो पार्टिकुलर ऑन्कोजेनिक जीन पर अटैक कर रहे हैं जो हमारी नॉर्मल सेल पे है। और अब एक बात सोचो, उनके अटैक करने से क्या हो रहा है? ऑन्कोजेनिक एक्टिवेट हो रहा है। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि हमारी बॉडी की हर सेल में एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रो ऑन्कोजेनिक जीन, और अगर उसको कोई एक्टिवेट करता है तो वो ऑन्कोजेनिक जीन में चेंज हो जाता है। अब उसे नॉर्मल सेल नहीं बोला जाएगा, अब उसे कैंसरस सेल बोला जाएगा। तो अगर आप सिगरेट, तंबाकू का यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में ही कहीं ना कहीं किसी नॉर्मल सेल में ऑन्कोजेनिक जीन एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में ही नॉर्मल से कैंसर सेल बन रही है। तो सेम ऐसा ही कोई पैथोजन जो मेरी बॉडी में जाकर किसी सेल के अंदर ऑन्कोजेनिक जीन को एक्टिवेट करे, नाम ही उसका ऑन्कोजेनिक वायरस रख दिया, बिकॉज़ द रिस्पांसिबल टू एक्टिवेट द ऑन्कोजेनिक जीन। और ऐसा माना गया कुछ नेमेटोड और वास्प ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑन्कोजेनिक जीन को एक्टिवेट करवाते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जंपिंग जीन है, वायरस नाम दे दिया हमने, ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस। कार्सिनोजेनिक एजेंट सारे के सारे अगर आप यहाँ प्रोटीन, एक्सरे सब, क्योंकि वो ऑन्कोजेनिक जीन को एक्टिवेट कर रहे हैं, और एक्टिवेट होते ही हमने क्या बोला, कैंसर हो गया। बात करते हैं तो जंपिंग जीन के बारे में पूछा जाएगा। Jumping that only attack on the oncogenic gene present on the normal cell, activated it and changes into oncogenic. Yes, normal cell changes into cancer. तो ये cause थे बेटा, cause मैंने 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। What is the cause of cancer? तो आपको physical cause, chemical cause, biological cause, radiation cause, ये सब आपको cause बताने हैं, types of cause. Next. Site of cancer. Site of cancer. हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी साइट्स हैं जो कैंसर से इफेक्ट हो सकती है, जहां पर कैंसर हो सकता है?
lungs, throat, pancreas. अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट बॉडी 85% body parts are affected from the cancer. Almost. जनरली में बात करूं, अब जो रह गए वो कौन से रह गए? सोचो, जो रह गए वो कौन से रह गए? कहाँ पर कैंसर? बोन का कैंसर होता है, एलिमेंट्री कैनाल का कैंसर होता है, बोन मैरो का कैंसर होता है, ग्लैंड्स का कैंसर होता है, स्किन का कैंसर होता है, इवन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स Hair, का भी कैंसर होता है, हेयर, hair. ओके, ठीक है, हार्ट कैंसर भी होता है, ऑर्गन कैंसर भी होता है, कार्डियक कैंसर जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर भी होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर भी होता है, आई के कुछ पार्ट्स का कैंसर नहीं होता है, ईयर जो आई है या ईयर के, ठीक है, इसके बाद नेजल ट्रैक्ट कैंसर भी होता है, ऑरल कैंसर भी मैंने बता दिया, थ्रोट कैंसर भी मैंने बता दिया। तो 80% मतलब जितने भी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट पार्ट है 85 to 90% पार्ट कवर हो जाते हैं जहाँ कैंसर होता है। तो हर जगह का कैंसर आप बोल सकते हो बॉडी में हो सकता है। स्टमक कैंसर, एलिमेंट्री कैनाल कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, एनाल कैंसर, ओरल कैंसर, नेजल ट्रैक्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, कार्डियक कैंसर, रिप्रोडक्टिव कैंसर जैसे रिप्रोडक्टिव ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर में वेजाइनल पार्ट जैसे रह गए तो ये नहीं आएंगे, यूट्रस कैंसर हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेल में भी ग्लैंड पेनिस, टेस्टिस, दैट्स ऑल आर आल्सो डिफेक्टेड फ्रॉम द कैंसर। तो ऑलमोस्ट पार्ट बॉडी में कैंसर से डिफेक्टेड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइट ऑफ कैंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ट्रीटमेंट चलो हम बात करेंगे बाद में, पहले डिटेक्शन टेस्ट की बात करते हैं। डिटेक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ कैंसर का डिटेक्शन। देखो बहुत सारे टेस्ट हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ब्लड टेस्ट बोल रहा है पीयूष, इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट हैं। जैसे पहले टेस्ट की बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो है एमआरआई। एनीवन नो द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी। इसमें आप बॉडी के हर पार्ट की इंटरनल इमेज, चाहे वो कोई ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो कैपिलरीज हो, चाहे ब्रेन का कोई भी पार्टिकुलर लोब हो, जैसे आपने फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, बॉडी की हर पार्ट की, कंप्लीट पार्ट की डिटेक्शन हम कर सकते हैं और कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एमआरआई, एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे से भी हम बहुत से पार्टिकुलर जगह का कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, लंग्स ट्यूमर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, बेटा सीटी स्कैन से सिर्फ ब्रेन का नहीं होता है, ये हमारी बॉडी में भी किसी पर्टिकुलर पार्ट का किया जा सकता है, इससे भी हम कैंसर को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा
सर एक है इसकी फुल फॉर्म क्या पैप्स होती है टेस्ट, सिटी स्कैन पैप्स की? टेस्ट, ऑप्टिक टेक्निक टेस्ट स्कैनिंग बोलते हैं, ऑप्टिक टेक्निक स्कैनिंग। नेक्स्ट होगा पैप्स टेस्ट, ऑप्टिक टेक्निक स्कैनिंग बोलते हैं। यस, पैप्स टेस्ट, पैप्स टेस्ट जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है हमारी जो फीमेल में वेजाइनल या जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। नोट कर लेना, पैप्स टेस्ट इज बेसिकली सर्विकल कैंसर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। सर्विकल कैंसर, सर्विक्स का जो पार्ट है ना फीमेल का, वेजाइना के पास सर्विक्स, यूट्राइन ट्रैक, इसके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पैप्स टेस्ट होता है, पैप्स टेस्ट। पैप्स टेस्ट के बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखो ये टॉपिक आपको पढ़ाना है लेकिन सभी बच्चों को नहीं पढ़ाना, सिर्फ कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को पढ़ाना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। लेकिन इससे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? देखो अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा एंटीजन गया है जिससे कैंसर कोज हुआ है तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी बनाएगी और आपकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज बनती है वो आपके ब्लड प्लाज्मा में होती है। तो हमने आपका ब्लड प्लाज्मा निकाला और उसके अंदर चेक किया कि क्या पर्टिकुलर वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रेजेंट है। If your blood plasma have the monoclonal type of antibody, then definitely you will suffer from cancer. इसको monoclonal antibody बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें साथ के साथ एक लाइन आप नोट कर लेना कि the cancer patient produce the one specific type of antibody, the name is monoclonal antibody. If the patient blood plasma have a monoclonal antibody, then definitely the person suffer from cancer. ब्लड टेस्ट वगैरह, इसके अलावा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये बायोटेक्नोलॉजी में टॉपिक पढ़ोगे आप, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे भी हम कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। We have a different kinds of the test, that is MRI, X-ray, CT scan, PAPS test, monoclonal antibody, PCR, and blood testing is also included. Blood test, देख सकते हो ब्लड के सेल्स का टेस्ट हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखो किसी भी पर्सन को कैंसर होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर ल्यूकीमिया तो मिलेगा। अगर ब्लड कैंसर है तो ल्यूकीमिया स्टेज आएगी। ल्यूकीमिया का मतलब होता है WBC का एकदम से बढ़ जाना। WBC का अमाउंट आपकी बॉडी में नॉर्मल जो है, नॉर्मल WBC का अमाउंट 4000 to 11000 क्यूबिक मिलीमीटर है। अगर WBC इस अमाउंट में मिलती है, अगर WBC का अमाउंट 4000 to 11000 क्यूबिक मिलीमीटर है तो नॉर्मल केस है। लेकिन if the WBC amount 30,000 प्लस, ऐसा किसी हार्डकोर इन्फेक्शन के बेस पे भी हो सकता है कि 30,000 प्लस हो जाए। उस केस में कई बार नहीं होता है कि उसको कैंसर हो, लेकिन ल्यूकीमिया स्टेज जो है 100% 30,000 प्लस जाने पर फील हो सकती है पर्सन को, यानी कि कैंसर का टेस्ट होता है। इस केस में अगर किसी पर्सन का WBC का अमाउंट मोर देन 30,000 या 40,000 आ जाए तो उसमें ल्यूकेमिटिक रिएक्शन बोलते हैं उसको, और उसमें हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या कोई कैंसरस सेल है। इतनी सारी जो अमाउंट बढ़ी है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई हुई है, जो कैंसरस सेल है उसका डिवीजन बहुत
फास्ट होता है एज कंपैरेटिव टू नॉर्मल सेल, ये रीजन है। ल्यूकेमोइड रिएक्शन बोला जाएगा अगर 30,000 से प्लस हो जाएगा। और WBC के अंदर इतनी ज्यादा सेल, अगर 30,000 सेल बन चुकी है, तो अगर उसके अंदर कोई सेल कैंसरस मिलती है तो उसे एटिपिकल सेल बोला जाएगा। प्लीज ध्यान रखना, जब भी ब्लड टेस्टिंग में कैंसरस सेल का डिटेक्शन होता है तो WBC के अंदर एटिपिकल सेल को ढूंढा जाता है। आप आज इंटरनेट पे एटिपिकल सेल तो WBC डालोगे भी तो डेफिनेटली आएगा कि कैंसरस सेल की बात कर रहा है। ध्यान रखना, ल्यूकेमोइड रिएक्शन बोलते हैं इसको, ल्यूकेमोइड रिएक्शन ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर की तरह। इट इज अ डिटेक्शन टेस्ट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो डिटेक्शन टेस्ट है बेटा, अब है सिम्टम्स की बात। सिम्टम्स, सिम्टम्स में बेटा थोड़ा सिंपल है, फीवर। देखो कैंसर वाले पेशेंट को फीवर ऑलमोस्ट टाइम रहता है। अगर मान लो किसी का फीवर कभी भी नहीं उतर रहा, मतलब रूटीन में फीवर रहने लग गया है तो डेफिनेटली वो कैंसर से इन्फेक्टेड हो सकता है। रूटीन फीवर जिसको बोलते हैं, या आज भी कल भी रूटीन फीवर है, फीवर नहीं उतर रहा, दैट इज अ सिम्टम ऑफ। सेकेंड सिम्टम, अगर किसी का वेट ग्रेजुअली लॉस हो रहा है, मान लो 80 kg का वेट है, 75, 70, 68, 64, 60, 50, ग्रेजुअली लॉस हो रहा है, डे बाय डे लॉस हो रहा है, तो ये भी सिम्टम है। ध्यान रखना, ग्रेजुअली लॉस ऑफ वेट, टाइम टू टाइम वेट का अगर किसी का लॉस होता है तो डेफिनेटली वो कैंसर से इफेक्ट कर रहा है। थर्ड वन इज आल्सो द इम्पोर्टेंट, अगर देखिए बेटा कि ऐसा पर्सन को स्वेटिंग एपेटाइजर सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है, फीवर बताया मैंने, वीकनेस भी रहती है। और एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम कि बॉडी के किसी भी ओपनिंग से, नेजल रूट, माउथ, ईयर या फिर वेजाइनल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक से ब्लीडिंग हो सकती है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट सिम्टम। ध्यान रखना, अनसर्टेन ब्लीडिंग, या अगर हम बोले कि अनफॉर्चुनेटली ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी एकदम से ब्लीडिंग कॉज हो रही है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ओपनिंग, बॉडी के किसी पार्ट से, पर्टिकुलर पार्ट से, दैट इज द सिम्टम ऑफ कैंसर। तो मैंने बताया फीवर, ग्रेजुअल वेट लॉस, ब्लीडिंग एनी ओपनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, या वॉमिटिंग अगर हुई है तो उसमें ब्लीडिंग होना, नेजल रूट से एकदम से ब्लीडिंग आना, ईयर से एकदम से ब्लीडिंग आना, वजानल ब्लीडिंग एकदम से हो जाना पीरियड्स के अलावा, ठीक है, यूरिनरी ब्लीडिंग हो जाना, ये सारे, इसके अलावा वीकनेस, मैंने बोला भूख ना लगना, ऑलमोस्ट फीवर रहना, दैट्स आर द सिम्टम ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फर्स्ट ट्रीटमेंट सर्जरी। तो अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट का है आगे कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, ट्यूमर की बात मैंने की कि हम ट्यूमर को बाय सर्जरी रिमूव आउट कर सकते हैं, यानी कि हम सर्जरी करेंगे, कहीं ट्यूमर है तो उसे रिमूव कर सकते हैं, जब बाय सर्जरी किसी पर्टिकुलर पार्ट के कैंसर को रिमूव करेंगे। लेकिन
डेफिनेटली श्योर नहीं होगा कि वहां पे दोबारा ट्यूमर या कैंसर नहीं होगा, एक बार सर्जरी किया जाए। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिकल, कीमो का मतलब केमिकल, और केमिकल सिस्टम है कि एक ऐसा केमिकल जो हमें हर्बल प्लांट से मिला है। वो हर्बल प्लांट का नाम है विनका। प्लीज लिसन द नेम ऑफ प्लांट, विनका। विनका प्लांट ये ऐसा हर्बल प्लांट है जिससे, और उस केमिकल हम ड्रग बना रहे हैं जिसको एंटी कैंसर ड्रग बोलेंगे। इस विनका से हमने केमिकल आइसोलेट किया और उस केमिकल को यूज करके एंटी कैंसर ड्रग बनाई जा रही है। ड्रग का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पूछा जाता है डेफिनेटली इस साल के बोर्ड, आपके वाले बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि 2-3 साल में नहीं पूछा गया है। ड्रग का नाम है एंटी कैंसर ड्रग विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन बहुत ज्यादा एंटी कैंसर ड्रग, देखो ये ड्रग इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, ये केमिकल इतना ज्यादा हीटअप कर देता है बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका मेन काम है टू रिपेयर द कैंसरस सेल, या डैमेज जितनी कैंसर सेल बॉडी में बन चुकी है उन्हें खत्म करना। क्योंकि जितनी फास्टली वो डिवाइड हो रही है उसको खत्म करते जाएंगे तो वो कम, मतलब जैसे कम होती जाएगी कैंसर सेल तो डिवीजन भी कम होता जाए। तो इसका मेन मोटिव है कीमोथेरेपी इस केमिकल का कि ये रिपेयर और डैमेज करता है कैंसरस सेल, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, लॉस ऑफ बॉडी हेयर। आपने देखा होगा कि जो पर्सन कैंसर से रिलेटेड होता है, अगर वो कीमोथेरेपी पे होता है तो उसके बॉडी के कंप्लीट हेयर, इवन हेड हेयर सब लॉस हो जाते हैं। तो साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी आप देख सकते हो, loss of body hair।